हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल उत्तराखंड ऑफिसर्स पार्ट। ओके, तो हम ये एंशियंट हिस्ट्री कर रहे हैं अपने प्रीलिम्स के लिए, जो अपकमिंग अपर पीसीएस प्रीलिम्स आने वाला है। उसके लिए हमने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है प्रीलिम्स का। जो नए बच्चे हैं, अगर वो अभी अभी जुड़े हैं, तो आपको मैं बता दूं, हमने मॉडर्न हिस्ट्री और मिडीवियल हिस्ट्री प्रीलिम्स स्पेसिफिक कंप्लीट कर ली है अपने इस चैनल पे। अभी हम एंशियंट कर रहे हैं, ये इसकी सेकंड क्लास होने वाली है। अदर स्टेट पीसीएस हो या एसएससी के एग्जाम्स हो या फिर यूपीएससी का ही एग्जाम क्यों ना हो, जहां भी जीएस पूछी गई है और जीएस में आपका प्रीलिम्स ओरिएंटेड जितना भी कंटेंट है वो यहाँ पे इस वीडियो में रेलेवेंट है। देखो, मैं ये नहीं कहूंगी कि यही वीडियो देखो, यही कंटेंट पढ़ो और कहीं मत ध्यान दो। एक एस्पिरेंट होने के नाते जहां भी आपको एक अच्छा मिलता है, अच्छा सीखने को मिलता है, यू शुड गो फॉर इट, यू शुड टेक फॉर इट। बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो सोर्स रखना है लिमिटेड रखना है और उसको बार बार रिवीजन करना है। बस मेरा ये आपको मोटिवेशन रहेगा कहने का। मैंने चाहती हूँ सिर्फ मेरे को ही देखो और मुझे ही सुनो, बाकी किसी को मत सुनो। मैं कभी ऐसा नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैंने खुद बहुत रिसर्च करके, बहुत सारे लोगों से पढ़ के, ऑनलाइन ऑफलाइन गाइडेंस लेके अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। और फिर धीरे धीरे जहां जहां मुझे अच्छा लगता रहा, मैं वहां से वो चीजें लेती रही। और ऑनलाइन का मेरा बहुत बड़ा अहम रोल रहा है, मतलब गूगल वगैरह से मैंने बहुत इंटरनेट से मटेरियल रिसोर्स ढूंढे हैं अपनी पढ़ाई के लिए। लेकिन वीडियोस वगैरह इतनी नहीं होती थी जिस टाइम पे मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो मैं चाहती हूँ उस वे में अगर आपको मुझसे और अच्छा कहीं मिलता है, आप वहां से भी लीजिए, लेकिन यहाँ से मैं आपको जो प्रोवाइड करा रही हूँ, इट इज मोर देन इनफ। उसे बहुत अच्छे से रिवीजन जरूर दीजिए, बिना रिवीजन के ये फ्रूटफुल नहीं होने वाला है। ठीक है, तो हम अपनी सेकंड क्लास बिगिन कर रहे हैं लेक्चर की, इसकी एंशियंट हिस्ट्री की बिगिन करते हैं आज। पिछले टॉपिक में हमने आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन वगैरह देख लिया था, ठीक है ना, और प्री हिस्टोरिक एज देख लिया था। जस्ट मिनट, व्हाट हैपेंड बेटा? ओके, वेट। बैठ जाओ, वेलकम। पिछले वीडियो में हमने प्री हिस्टोरिक एज देख लिया था, इंडस वैली सिविलाइजेशन हमने कवर अप कर लिया था। मेजर हमने साइट्स देखी थी प्री हिस्टोरिक एज में, पेलियोलिथिक साइट, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, कैलकोलिथिक, ठीक है ना। डिस्कवरी ऑफ फायर कब हुई थी, उसकी वजह बाद हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के मेजर हमने किसने क्या डिस्कवर किया था, हड़प्पा मोहनजोदारो किसके द्वारा डिस्कवर किया था, कौन सी रिवर पे है, कब डिस्कवर किया गया था, एयर, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। कौन सी चीज कहाँ मिली है, डॉकयार्ड कहाँ मिला है, आर्टिफिशियल डॉकयार्ड कहाँ मिला है, ठीक है ना, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। और फर्स्ट डोमेस्टिक एनिमल कौन था, ये सब चीजें हमने डिटेल में डिस्कस करी थी लेक्चर 1 में। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज उसे जरूर देख लीजिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल प्रीलिम्स ओरिएंटेड की मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा फालतू की चीजें नहीं है उसमें, बल्कि कमी पड़ जाएगी आपको अगर और भी देने लगूं मैं तो। ठीक है, अभी उतना जितना दिया है इसको अच्छे से पढ़िए। आज का सेकंड लेक्चर हम बिगिन करेंगे वैदिक एज। वैदिक एज हम करेंगे, ठीक है, थोड़ा डिटेल में। ऋग्वेदा, आपको पता है ये 4 हमारे वेद होते हैं, जिसमें ऋग्वेद आते हैं आपके, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद होते हैं, जिसमें सबसे ओल्डेस्ट वेद जिसे कहा जाता है वो ऋग्वेद है, विच वॉज रिटन बाय आर्यंस, ऐसा मानना है। अर्ली ऋग्वेदिक एज जो है 1500 से 1000 बीसी तक का है। तो अर्ली ऋग्वेदिक एज है 1500 से 1000 बीसी का। लैंग्वेज वॉज इंडो यूरोपियन, तो जो ऋग्वेदा की जो लैंग्वेज थी वो इंडो यूरोपियन थी, बिकॉज बोला जाता है कि ऋग्वेदा वॉज ऑल्सो रिटन बाय आर्यंस। Okay, so language was Indo-European and was grouped under family of Sung in with Vedic Sanskrit in poetry style. Book was divided into 10 mandals. जो book थी that was divided into 10 mandals and 128 hymns. तो book was divided into 10 mandals and 128 hymns. ये भी आ जाता है, book was divided into 10 mandals and 128 hymns. ये रोमन नंबर में होते थे। मंडल 2 to 7 ये ओल्डेस्ट मंडल है, मतलब 2 से लेके 7 तक जो मंडल है वो ओल्डेस्ट मंडल की कैटेगरी में आते हैं ऋग्वेदा में। और मंडल 1 इसके बाद 7 के बाद का 8, 9 और 10 ये इंटरप्रिटेशन करके न्यू बने हैं एक तरीके से, तो वो नए आप कह सकते हो न्यू मंडल्स हैं। तो मंडल 2 to 7 आपके ओल्डेस्ट है और 1 और बाद में 8, 9, 10 ये आपके न्यू मंडल्स कह सकते हो, इंटरप्रिटेशन किया गया इसका। These मंडल्स वर रिटन बाय सेंट लाइक वशिष्ठ एंड विश्वामित्रा। तो वशिष्ठ और विश्वामित्रा जैसे संतों ने या साधुओं ने इसको लिखा था। ठीक है, अपाला, घोषा, लुपामुद्रा, ये सारे इसमें इंपॉर्टेंट नाम है। गायत्री मंत्र, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, ये उत्तराखंड पीसीएस का पीवाईक्यू ही है, ये उत्तराखंड पीसीएस का पीवाईक्यू ही है। गायत्री मंत्र वाज रिटन बाय हुम, दैट इज विश्वामित्रा। गायत्री मंत्र सबको पता ही होगा, तो इट इज रिटन बाय विश्वामित्रा। ये पीवाईक्यू है उत्तराखंड अपर पीसीएस प्रीलिम्स का, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, इट्स इंपॉर्टेंट।
दोबारा फिर रिपीट हो सकता है, पता होना चाहिए आपको, क्योंकि हर कोई गायत्री मंत्र पढ़ता है, लेकिन किसने लिखा है वो नहीं पता। तो विश्वामित्रा wrote the Gayatri Mantra and it is one of the PYQ already asked in the Uttarakhand PCS prelims examination. Aryans migrated from Persia to India and settled in the Sapta Sindhu region. तो इंडस नदी को पहले सिंधु नदी कहा जाता था, तो वहां पे आर्यंस आए थे और वहां पे सेटल अप हो गए थे। तो सिंधु रीजन में, सप्त सिंधु रीजन में सेटल अप हुए थे। इंडस जिसे आज कहा जाता है। कुछ नदियों के नाम है, इंपॉर्टेंट है, ये भी आते हैं, पीवाईक्यू भी हो चुका है कि ये वाली नदियों के नाम, जो पुराने नाम क्या थे। जैसे इंडस का पुराना नाम क्या था, सिंधु, ये ओल्ड नेम है आपका रिवर्स के, और ये न्यू नेम है। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। इंडस का पुराना नाम सिंधु था, रावी का पुराना नाम परोशनी था, चिनाब का आसिकानी था, सतलुज का शतुद्री था, झेलम का विशिष्टता VISHSTA विशिष्ट, ब्यास का विपाशा, और इसके बाद सरस्वती नदी तो पहले से चली आ रही है इसी नाम से। तो ये मेन आपको नाम याद रखने कि ब्यास का नाम था विपाशा, झेलम का वितास्ता, आई थिंक इट इज वितास्ता जहां तक मुझे याद आ रहा है, में कुछ गड़बड़ लिखी हुई है, लेकिन फिर भी आप एक बार मुझे कमेंट में बताएंगे इट इज वितास्ता और समथिंग एल्स आई एम टेलिंग इट। ठीक है, एक बार मुझे बताइएगा, ऐसे करेक्ट कीजिएगा अगर ये रॉन्ग है तो। सतलुज का शतुद्री, और चिनाब का असिकेनाई, और रावी का परोशनी, और इंडस का सिंधु, सॉरी। तो ये कुछ रिवर्स के नाम है जिनकी ओल्ड नेम है, जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, इसके बाद आर्यंस वर अवेयर, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं, ये भी आ जाते हैं कभी कभी, कहते हैं ना वो स्टेटमेंट दे देंगे 1 2 और विच इज करेक्ट या विच इज इनकरेक्ट, ऐसे करके आ सकते हैं क्वेश्चन। तो आर्यंस वर अवेयर अबाउट द गंगा यमुना एंड हिमालयाज, आर्यंस वर अवेयर अबाउट द गंगा यमुना एंड हिमालयाज। ऋग्वेदा आर्यंस वर pastoral nomads and only one crop barley they used to grow. Cow was important animal. Cow was the important animal during the time of Rig Veda, which is evident from the terms Gotra, Gaushati, Ghogana, Goduli, Agayana and so on. Mainly आप ये याद रखिए कि cow was the main animal, जैसे कि इंडस वाली सिविलाइजेशन में डोमेस्टिक एनिमल कौन था, डॉग था। कोई अवशेष लॉयन के पाए नहीं जाते हैं, हॉर्स के, कैमल के अवशेष मिलते हैं, लेकिन काउ ऋग्वेदा में एक बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल था। ऋग्वेदिक पीपल वर डिवाइडेड इनटू सेवरल ट्राइब्स, बल्कि काउ तो आज भी हिंदू धर्म में एक बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल है। उन्हें गाय माता के नाम से हम उसे दर्जा देते हैं गाय को, तो आज भी उतना रेलेवेंट है, तो वो ऋग्वेदा के टाइम से ही आ रहा है। ऋग्वेदिक पीपल वर डिवाइडेड इनटू सेवरल ट्राइब्स बेसिकली, जिसमें जन, ग्राम, कुल और विस, ठीक है, ये सारे आते हैं। जन यानी जनता, पीपल। राजन रूल्ड ओवर द पीपल असिस्टेड बाय द सभा, समिति एंड विधाता, ये रूल करते थे इस फॉर्मेट में। किंग वाज नॉट कलेक्टेड, किंग यूजुअली डू नॉट कलेक्ट द टैक्स, ही वाज गिवन बाली यानी वॉलंटरी गिफ्ट। तो बाली क्या होता था, जो किंग को वॉलंटरी गिफ्ट दिया जाता था। कभी कभी आपको ये टर्म दे देंगे, व्हाट वाज बाली, what is the meaning of Bali during the ancient time? That was the voluntary gift given to the kings. Sabha was assembly was for elites people, मतलब कुछ अच्छे खासे जो अमीर पीपल होते थे, elites group of people, उनके लिए सभा आयोजित की जाती थी, वही लोग उसमें शामिल होते थे। समिति was there was for only male, समिति में सिर्फ मेल ही शामिल हो सकते थे, फीमेल नहीं होती थी। एंड विधाता में बोथ मेल एंड फीमेल शामिल होते थे। विधाता जो होती थी असेंबली, उसमें दोनों ही मेल एंड फीमेल शामिल होते थे। Rigvedic people worship God in the form of nature and also for material benefit. जो ऋग्वेदिक पीपल होते थे वो गॉड को इन द फॉर्म ऑफ नेचर वर्शिप करते थे, जैसे कि हम वर्शिप करते हैं कि तुलसी माता को हम पूछते हैं, तो इट इज अ फॉर्म ऑफ नेचर, ठीक है ना। एंड ऑल्सो फॉर मटीरियल बेनिफिट एज वेल, रिवर्स को हम वर्शिप करते हैं, गंगा मैया, तो ये सारा फॉर्म है नेचर वर्शिपिंग का, जो ऋग्वेदा से चला आ रहा है। ओके, मेथड यजना एंड यक्षी, सैक्रिफाइसेस होते थे आपके, इंद्र, अच्छा कुछ गॉड्स के नाम है यहाँ पे, एक मिनट वो देख लेते हैं किसके चीज के लिए वो प्रेवलेंट है। और सबसे ज्यादा जो ऋग्वेद में जिस गॉड का वर्णन किया गया है, बोला गया जिस गॉड के बारे में, वो इंद्र है, ये आपको ध्यान रखना है। इंद्र जो थे वो गॉड ऑफ थंडर है, अग्नि गॉड ऑफ फायर, वरुण गॉड ऑफ वाटर, यम गॉड ऑफ डेथ, विष्णु गॉड ऑफ सोलर यानी सन, रुद्र गॉड ऑफ एंगर, सोम गॉड ऑफ ड्रिंक। Okay, I'll check it out. Something is there wrong. Yes. Okay. पृथ्वी, अदिति, अरिन्याई एंड उषा डॉन। क्या हो गया बेटा, डिस्टर्ब मत करो अभी, रुक जाओ। लो, वेलकम। पृथ्वी, अदिति, अरिन्याई एंड उषा डॉन, these are the mother goddesses. These are some of the names of the mother goddesses. ठीक है,
सोसाइटी में देख लेते हैं क्या है इंपॉर्टेंट। Rigveda doesn't talk about Varna division in original text and only occupation was mentioned. So Rigveda doesn't talk about the Varna division in original text and only occupation was mentioned. 10th Mandal Rigveda talks about the पुरुषार्थ। जो 10th मंडल है ऋग्वेदा में वो पुरुषार्थ के बारे में, पुरुषोत्तम के बारे में बात करता है। सो अकॉर्डिंग टू इट प्रजापति, मतलब पुरुषार्थ में क्या होता है कि ब्राह्मण जो है जो मुंह से निकले हुए हैं, क्षत्रिय जो है वो आम से निकले हुए हैं, वैश्य जो है वो थाई से निकले हुए हैं, और जो शूद्राज है वो पीठ से निकले हुए हैं। तो ये था पुरुषार्थ के अंदर जो कि ऋग्वेदा के 10th मंडल में लिखा गया है, ऐसा है। ठीक है। देयर वाज नो चाइल्ड मैरिज prevalent during the time of Rigveda when it was written. Position of the female was not very bad. Okay, position of female आप देख सकते हो यहाँ पे कंडीशन, position of female भी इतनी बुरी नहीं थी। And there was a prevalent, मतलब बुरी तो थी, not very bad. And there was a prevalence of female goddess and female saint. और वहां उस समय पे फीमेल गॉडेस की पूजा की जाती थी, फीमेल गॉड्स होती थी, जैसे कि हमने अभी ऊपर नाम पढ़े कुछ फीमेल मदर गॉडेस के, और फीमेल संत भी वहां होती थी। इंस्टीट्यूशन ऑफ पॉलीगेमी, नेटिव ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूशन ऑफ पॉलीगेमी था वहां पे। और नेटिव ऑफ इंडिया जैसे कि वैदिक आर्यंस डिफीटेड, ये डैसनिस, ये नेटिव ऑफ इंडिया होते थे। ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, इफ इट इज नॉट लेट मी नो। सो दे ऑल्सो नोन एज भरत किंग, इनको भरत किंग भी कहते थे। दे ऑल्सो नोन एज भरत किंग। थोड़ा सा ये लास्ट का ये क्लियर नहीं है। बैटल ऑफ 10 किंग्स मैं लिख देती हूँ, इसलिए अगर नहीं भी दिख रहा है तो आप यहाँ देख सकते हो, बैटल ऑफ 10 किंग्स। ठीक है। इसके बाद आया था आपका लेटर वैदिक एज। तो ये वैदिक एज में हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ ली, फैक्ट्स कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ लिए। इसके बाद आप लेटर वैदिक एज देख लेते हैं, उसमें क्या है। ये लेटर वैदिक एज का जो समय है वो 1000 BC से 600 BC 600 BC तक का समय को लेटर वैदिक एज कहा जाता है। और यहाँ इस एज में आयरन की उत्पत्ति एक तरीके से खोज हुई, आयरन का यूज करना शुरू कर दिया गया था। इंडस वैली सिविलाइजेशन में आयरन का कोई सिंबल नहीं था, कोई यूज करते थे वो लोग, ऐसा कुछ प्रमाण पाया नहीं गया था। ये मैंने पहले भी बता दिया था लेक्चर 1 में। ठीक है। तो लेटर वैदिक एज में आयरन आता है अब आपका, और ये 1000 से 600 BC तक का समय है। वेदास में इस एज में लेटर वैदिक एज में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 3 वेद लिखे गए। ऋग्वेद आपका वैदिक एज में लिखा गया, और बाकी के 3 वेद सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद ये लेटर वैदिक एज में लिखे गए। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आपका। सामवेद जो है वो वैदिक संस्कृत में लिखा गया है, बेसिकली पोएट्री फॉर्म के अंदर। और ये म्यूजिक्स वगैरह जो है, म्यूजिकल बुक भी कहा जाती है, बिकॉज म्यूजिक का एक तरीके से कहते हैं ओरिजिन इस वेद से हुआ है। ठीक है। इसमें बातें लिखी गई हैं म्यूजिक से रिलेटेड। फिर आता है यजुर्वेद, इसमें आपके कुछ यजुर्वेद में हम डिटेल में भी आगे पढ़ेंगे, मेरे पास और भी नोट्स हैं, इसमें थोड़ा क्लैरिटी नहीं है, मैं आगे आपको नोट्स में दिखाऊंगी यजुर्वेद में क्या इंपॉर्टेंट है। रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइस इट इज अ गाइड बुक ऑफ प्रीस्ट रिटन इन बोथ प्रोज एंड पोएट्री। ओके, चलो ठीक है। ब्लैक यानी प्रोज, व्हाइट यानी पोएट्री। तो जो आपका यजुर्वेद है बेसिकली वो पंडितों के लिए, प्रीस्ट के लिए एक तरह की गाइड बुक है, जिसमें प्रोज एंड पोएट्री, ब्लैक एंड व्हाइट तरीके के मैजिक कह सकते हो आप, या चीजें देखने को मिलती हैं आपको। अथर्ववेद, इट इज अ मैजिकल हाइम एंड चार्म कंपोज्ड इन द ईस्टर्न इंडिया एंड कंसिडर्ड वर्क ऑफ नॉन आर्यंस। अथर्ववेद को मैजिकल हाइम एंड चार्म इसमें देखी गई है, लिखी गई है, कंपोज की गई है, जो बेसिकली ईस्टर्न इंडिया में कंपोज की गई थी, और ये नॉन आर्यंस ने लिखी थी, ऐसा माना जाता है। तो ये था हमारा सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। अब ब्राह्मण्स, written in prose of India, various philosophy, mythological stories, rituals are written in these books, and इन्हें आर्यंकास यानी फॉरेस्ट बुक भी कहते हैं। जो अथर्ववेद है उसको फॉरेस्ट बुक भी कहा जाता है या आर्यंकास भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे वेरियस फिलोसफीज, मैथोलॉजिकल स्टोरीज, रिचुअल्स लिखी गई हैं। ठीक है। इसके बाद आते हैं आपके उपनिषद। उपनिषद में क्या आता है, मीन मतलब क्या होता है उपनिषद का, व्हाट डू यू मीन बाय उपनिषद? टू सिट नियर समवन। ठीक है ना। So Upanishad means to sit near someone. Upanishad means to sit near someone. To sit near someone. They rejected the institution of sacrifice and talks about theory of karma. तो पहली बार कर्मा, जो आजकल बहुत ज्यादा ही चलन में है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, और ये रियलिटी भी है, बहुत लोग बिलीव भी करते हैं कर्मा ही असली पूजा है। अगर आपके कर्म सही है तो सब कुछ सही है, आपको पूजा पाठ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके अंदर के कर्म, मतलब ये नहीं आप काम जो कर रहे हो,
काम तो है ही, लेकिन अंदर मन में भी अगर आपके अंदर किसी और के प्रति छल नहीं है, कोई भी घृणा नहीं है, कोई हेटनेस नहीं है, तो वो भी एक कर्मा है जो आप दे रहे हो सोसाइटी में, वर्ल्ड में लोगों को। आप अपने अंदर किसी के लिए भी गलत नेगेटिव वे नहीं रख रहे हो, दैट इज ऑल्सो अ कर्म। तो आपको वो भी वापस में रिटर्न में मिलता है, आपको ऐसे लोग अच्छे अच्छे मिलेंगे आपके लाइफ में, दैट इज कर्म। कर्म सही तो सब कुछ सही, ठीक है ना। टू सिट नियर समवन इज उपनिषद, और इसी उपनिषद से फिलोसफी ऑफ कर्मा निकल के आती है, थ्योरी ऑफ कर्मा निकल के आती है बेसिकली। salvation appeared first time in Indian philosophy in the Upanishads only. सत्यमेव जयते मुंडकला उपनिषद से लिया गया है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, ये पीवाईक्यू ही है एक तरीके का। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडका उपनिषद से लिया गया है ये। सेटलमेंट शिफ्टेड फ्रॉम सप्त सिंधु टू आर्य, जबकि आर्यवर्त है, टू गैंगेटिक एरियाज। तो सेटलमेंट सप्त सिंधु से फिर गैंगेटिक एरियाज में जाके शिफ्ट हो जाते हैं, यानी कि आर्यंस फैल जाते हैं सिंधु रीजन से गंगा रीजन, यानी कि यूपी का जो ये नॉर्दर्न वाला इंडिया है हमारा, प्लेन एरिया, यहाँ आके फैल जाते हैं आर्यंस। सो आयरन वाज द फर्स्ट यूज एज वेपन्स देन टूल्स। यहाँ पे लेटर वैदिक एज में आयरन वाज द फर्स्ट यूज एज वेपन्स एंड टूल्स। राइस वाज द इम्पोर्टेंट क्रॉप, राइस इंपॉर्टेंट क्रॉप उगाई जाती थी। काउ आपको बताई दिया हमने, ऋग्वेद में इंपॉर्टेंट एनिमल है। जनपद बिकेम द यूनिट ऑफ सेटलमेंट, राजन रूल्ड ओवर द टेरिटरी। राजन मीन्स राजा, किंग की बात हो रही है। तो जनपद बिकेम द यूनिट ऑफ सेटलमेंट, जनपद बिकेम द यूनिट, यानी डिस्ट्रिक्ट बिकेम द यूनिट ऑफ सेटलमेंट। ब्रह्मा एंड देन सैक्रिफाइस लाइक राजस्व एंड अश्वमेध, अश्वमेध यज्ञ होते थे, इस तरीके के सैक्रिफाइसेस होते थे, ठीक है। द अदर टू वर्णा आर वैश्य एंड शूद्रा। अदर टू जो वर्णास हैं वो है आपके वैश्य एंड शूद्रा। बेसिकली वैश्य एंड शूद्रा वर सप्रेस्ड बाय एलाइट्स। आपको पता है वो जो पुरुषार्थ है जो 10th मंडल ऋग्वेद से में लिखा गया है कि जो ब्राह्मण है वो माउथ से आए हैं, क्षत्रिय आर्म से आए हैं, शूद्रास है आपके थाई से आए हैं, और वैश्य जो है वो आपके पीठ से आए हैं। तो जो शूद्रास और वैश्य है उनको सप्रेस किया जाता था बाय एलाइट्स ग्रुप्स लाइक ब्राह्मण्स एंड अदर ग्रुप्स। So Prajapati and Vishnu became the supreme god. Prajapati and Vishnu became the supreme god, जिसमें 4 आश्रम प्रेवलेंट किए गए बेसिकली, जिसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ और संन्यास, ये 4 मेन आश्रम है, आपको पता होना चाहिए। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ और संन्यास, ठीक है। इसके बाद सेकंड अर्बनाइजेशन आता है, इसमें आपका मगधा जो कि मोनार्क होते हैं, चलो इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। इस फैक्ट की तरफ भी आप देख लीजिए खाली, बिंबिसारा वॉज फ्रॉम हरियंक डायनेस्टी, ठीक है। अब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, और इसमें कोई इंपॉर्टेंट मुझे लगेगा आगे वो मैं बता दूंगी, अभी के लिए इसे लीव कर दो, आपने समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ओके, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म स्टार्ट करते हैं। इसमें हम प्रैक्टिस ऑफ मिलिट्री गवर्नशिप वाज फर्स्ट यूज्ड बाय ग्रीक्स। ओके, ये भी आ जाता है कभी कभी क्वेश्चन कि सबसे पहले जो मिलिट्री गवर्नशिप की जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस ऑफ मिलिट्री गवर्नशिप, ये सबसे पहले किसने यूज की थी? इट वाज फर्स्ट यूज्ड बाय ग्रीक्स। ओके, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म पढ़ते हैं। इसमें रिलीजियस मूवमेंट क्यों आया, जैनिज्म बुद्धिज्म दो अलग अलग नए रिलीजन क्यों निकल के आए? हिंदू रिलीजन इतना बड़ा रिलीजन है, उससे पहले और फिर हिंदू के बाद ये जैनिज्म, हिंदू, ये बुद्धिज्म आने की जरूरत क्या थी, क्या नीड पड़ गई कि 2 नए रिलीजन निकल कर आए? क्योंकि एक सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है कि जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, वुमेन्स का इतना पार्टिसिपेशन नहीं था, ठीक है ना। प्रीस्टली ऑर्डर बहुत था कि इतने ये वाले वर्णा सिस्टम के लोग ही पढ़ सकते हैं, मंदिर आ सकते हैं, अनटचेबिलिटी का प्रेवलेंट था। तो वो सारे कार्य हो सकते हैं जिस वजह से नए रिलीजन्स उभर कर सामने आए, रिलीजियस मूवमेंट निकले। तो जैनिज्म में बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड ब्राह्मणिज्म, इन तीनों को हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, थोड़ा थोड़ा कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, चलो वो बाद में देखते हैं। बुद्धिज्म कलेक्ट करते हैं हम, बुद्धिज्म से स्टार्ट। बुद्धा वाज बोर्न इन 563 BC, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं पीसीएस जैसे एग्जाम में। एंड वेयर? इन लुम्बिनी इन नेपाल, नेपाल में जगह है लुम्बिनी, वहां पे बुद्धा बॉर्न हुए थे इन 563 BC। इन सक्या क्लैम्प ऑफ कपिलावस्तु, he left home at the age of 29 की एज में he left the home and attained nirvana at 35 at Bodh Gaya near river Niranjan under a peepal tree। ये भी PYQ रह चुका है, लिसन केयरफुली, ये भी आ जाता है, आ चुका है, पहले से ही आ चुका है कि किस नदी के किनारे एनलाइटनमेंट अचीव किया था बुद्धा जी ने। दैट वाज निरंजन रिवर। ही अटेन्ड निर्वाणा एट 35 एज, एज भी पूछ ली जाती है, एट बोध गाया नियर रिवर निरंजन अंडर अ पीपल ट्री। ये भी याद रखिए ट्री कौन सा था, तो अंडर अ पीपल ट्री
बुद्धा जी ने निर्वाणा अटेन किया था एट द एज ऑफ 35 एट बोध गया नियर रिवर निरंजन एंड इट इज इन बिहार। वो ही डिलीवर्ड फर्स्ट सरमॉन एट सारनाथ इन वाराणसी। पहली अपनी सरमॉन इन्होंने सारनाथ में डिलीवर की थी, वाराणसी में। एंड ही डाइड इन 433 BC एट एज ऑफ 80 years of 80 years of age at कुशीनगर इन उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में ये कुशीनगर में इन 433 BC में 80 साल की उम्र में बुद्धा जी की डेथ हो गई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है बुद्धिज्म से रिलेटेड, बुद्धा जी से रिलेटेड। उनके कुछ रिलेटिव्स के बारे में भी पढ़ लेते हैं, वो भी पूछ ले जाते कभी कभी। फादर कौन थे इनके? सुदोधना। सुदोधना was the father of Buddha ji. Mother was Mahamaya. Wife was Yashodhara. Son was Rahul, not Rahul Gandhi. Rahul. Cousin was Devdutt. Charioteer was Chena. Horse was Kanthak. ठीक है, ये हॉर्स है, ये भी ठीक से नहीं दिख रहा है। ओके, कंथक। So father was Sudodhana, mother was Mahamaya, wife was Yashodhara, son was Rahul, cousin was Devdutt, charioteer was Chena and horse was Kanthak. These are some of the main relatives of the Buddha ji. ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं उनके sage. Okay, the sage who taught him the technique of meditation. जिन्होंने उनको मेडिटेशन की टेक्निक सिखाई, वो गुरु, वो सेज कौन थे? वो थे अलार्मा कालम। ये ठीक है, he was the main sage who taught him the technique of meditation. Farmer's daughter who gave him rice milk. ये सारे PYQs है, ये आ चुके हैं एग्जाम में। Farmer's daughter who gave him rice milk was सुजाता। सुजाता थी जिन्होंने उनको राइस मिल्क दिया था। She was the farmer's daughter who gave बुद्धा जी the rice milk. A girl who gave him pot. जिन्होंने pot दिया था बुद्धा को, उनका नाम था कुंडा। स्टेप मदर ऑफ द बुद्धा वाज गौतमी। बुद्धा जी की जो स्टेप मदर थी उनका नाम भी है यहाँ पे गौतमी। मदर का नाम क्या था उनका? महामाया। स्टेप मदर का नाम है गौतमी। ओके, 5 ग्रेट इवेंट्स ऑफ बुद्धा लाइफ एंड देयर सिंबल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे जाते हैं। तो 5 ग्रेट इवेंट्स ऑफ बुद्धा लाइफ एंड देयर सिंबल। जो बर्थ है वो लोटस एंड बुल से सिंबलाइज किया गया है। ग्रेट रिनाउंसिएशन, हॉर्स से सिंबलाइज किया गया है। एनलाइटनमेंट, बोध गया बिहार में उनको मिला था। ठीक है, फर्स्ट सरमॉन, धर्म से सिंबलाइज किया गया है। एंड परिनिर्वाण यानी डेथ, स्टूपा उसके लिए सिंबल है। ठीक है, तो स्टूपा यहाँ है तो वहां पे उनके रिलिक्स रखे गए थे। तो परिनिर्वाण यानी डेथ, उसके लिए जो सिंबल है वो है स्टूपा। तो बर्थ के लिए है लोटस एंड बुल, ग्रेट रिनाउंसिएशन के लिए सिंबल है हॉर्स, एनलाइटनमेंट के लिए है बोध गया, फर्स्ट सरमॉन के लिए है धर्म एंड परिनिर्वाण के लिए है स्टूपा। तो ये 5 मेजर स्टेजेस थी, इवेंट्स थे बुद्धा जी की लाइफ के, और उनसे रिलेटेड उनके मेन सिंबल्स थे। कभी कभी मैच का कॉलम आ सकता है पीवाई मतलब प्रीलिम्स में आपके, कभी कभी आपको पूछ लेंगे व्हाट वाज द सिंबल ऑफ परिनिर्वाण ऑफ द बुद्धा। तो अगर किसी को पता ही नहीं परिनिर्वाण क्या है, अच्छा डेथ है, तो स्टूपा ही इसका सिंबल होगा। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको प्रिपेयर रखना है इसको। फिलोसफी देख लेते हैं, जिसमें 4 नोबल ट्रुथ, 8 फोल्ड जो आपके पार्ट है वो हम डिस्कस करेंगे इसमें। फिलोसफी यानी टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। ओके, इसमें 4 नोबल ट्रुथ बहुत इंपॉर्टेंट है, बुद्धा के पूछे जाते हैं। ये कुछ फैक्ट्स है, कभी कभी मेंस में भी आपको 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द 4 नोबल ट्रुथ ऑफ द बुद्धा। तो ये एग्जैक्टली अगर आपने सही नहीं लिखा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये छोटी मोटी चीजें आपकी मेंस में आंसर काम आ जाएंगी, लेकिन ये पूरी सीरीज मेंस रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, ओके। 4 नोबल ट्रुथ इज आर्य सत्य भी कहा जाता है जिसको। 4 नोबल ट्रुथ इज ऑल्सो नोन एज आर्य सत्य। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, पहला पॉइंट जो है, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, दुनिया जो है वो पूरे दुखों से भरी हुई है। सेकेंड, द कॉज ऑफ सॉरो इज डिजायर, इस दुख का कारण है इच्छाएं जो कभी मरती नहीं है, और एक इच्छा पूर्ति होने पे दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है अपने आप। ठीक है, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, द कॉज ऑफ सॉरो इज डिजायर। थर्ड, इफ डिजायर आर कॉन्कर्ड ऑल सॉरो कैन बी रिमूव्ड। एंड फोर्थ, द ओनली वे दिस कैन बी डन इज बाय फॉलोइंग द 8 फोल्ड पाथ। ठीक है ना, so if desire are conquered all sorrow can be removed, and the only way this can be done is by following 8 fold path, that is अष्टांगिका मार्ग। क्लियर नहीं है ये अष्टांगिका मार्ग, ये तभी अचीव हो सकता है अगर हम ये 8 फोल्ड पाथ फॉलो कर लें, अष्टांगिका मार्ग जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो अभी डिस्कस करते हैं ये 8 फोल्ड पाथ कौन कौन से हैं। कुछ फैक्ट है इंपॉर्टेंट, यहाँ देख लीजिए। हिंदू वॉज द फर्स्ट यूज्ड बाय अरब्स एंड पर्शियंस, दिस हिंदू वर्ड। सिंधु नदी के किनारे जो लोग रहते थे उनको हिंदू सिंबलाइज किया गया था।
ठीक है, इसलिए हिंदू वर्ड निकला था और ये पहले अरब्स एंड पर्शियंस ने यूज किया था। नव नवी वर्षा जैन लिटरेचर की है, ठीक है, तो ये पूछ सकते हैं किससे रिलेटेड है, जैन लिटरेचर से रिलेटेड है नवी वर्षा। ओके, बुद्धिस्ट काउंसिल, देखिए बुद्धिस्ट काउंसिल भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ेंगे हम। इससे पहले एट फोल्ड पाथ पढ़ लेते हैं जो हमने अभी देखे, तो इसके बाद हम बुद्धिस्ट काउंसिल पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सब चीजें पढ़ेंगे। ओके, पहले एट फोल्ड पाथ देख लेते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ एट फोल्ड पाथ फॉर्म्स थीम ऑफ धर्म चक्र प्रवर्त सुता। द कॉन्सेप्ट ऑफ एट फोल्ड पाथ ऑफ बुद्धा क्या क्या है, राइट विजन, राइट एम, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट्स, राइट अवेयरनेस, राइट मेडिटेशन। तो देख रहे हो आप, ये एट फोल्ड पाथ ऑफ बुद्धा आपको पता होना चाहिए, टिप्स पे होने चाहिए। कभी कभी पीवाईक्यू में मतलब प्रीलिम्स में या आपको एमसीक्यू में इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं कि व्हाट विच वन ऑफ दिस नॉट द एट फोल्ड पाथ ऑफ द बुद्धा। तो आपको कोई भी 3 दे देंगे जो नहीं होगा, या होगा उनमें से एक दे देंगे कुछ जिसमें का पार्ट नहीं होगा, तो आपको पता होगा अगर 8 के 8 तभी आप उसे आउट कर पाओगे। इसलिए आपको याद रखना है, राइट विजन, राइट एम, राइट स्पीच, राइट एक्शन, right livelihood, right efforts, right awareness, right meditation. These are the main 8-fold path of Buddha. ठीक है, इसके बाद 3 jewels of Buddhism भी पढ़ लेते हैं। 3 jewels of Buddhism, Buddha, the enlightenment, Dhamma, the doctrine, Sangha, the order. तो 3 jewels of Buddhism में बुद्धा, धामा, संगा है। इसका मतलब होता है द एनलाइटनमेंट, धामा मतलब द डॉक्ट्रिन एंड संगा मतलब द ऑर्डर। ठीक है, अब बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेते हैं, इससे भी बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, देखे गए हैं इसमें भी क्वेश्चंस। चलो, फर्स्ट काउंसिल, अगर कुछ क्लियर नहीं होगा तो मैं उसको लिख दूंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। फर्स्ट काउंसिल जो है बुद्धा की, वो कहाँ पर हुई थी? देखो, काउंसिल में ज्यादातर क्वेश्चन प्रीलिम्स में किस तरह से आते हैं, पहली काउंसिल कहाँ हुई थी, आपसे प्लेस पूछ लेंगे, किस साल हुई थी, आपसे ईयर पूछ सकते हैं, उस वक्त चेयरमैन कौन था आपका बुद्धिस्ट काउंसिल में, आपसे ये पूछ सकते हैं, पैटर्न क्या था बुद्धिस्ट काउंसिल का उस साल पे, उस फर्स्ट काउंसिल में, ये पूछ सकते हैं, पर्पस क्या था ये भी पूछ सकते हैं, और रिजल्ट क्या रहा, क्या निकल कर आया, कुछ इंपॉर्टेंट हुआ था उस काउंसिल में, ये भी आ सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 पॉइंट निकल के आते हैं आपके बुद्धिस्ट काउंसिल के। एक और पॉइंट, कितने बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे, तो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे, तो ये 7वां पॉइंट हो सकता है आपका कि टोटल कितने 4 बुद्धिस्ट काउंसिल आपके हुए थे, जिसमें फर्स्ट का आपको सब चीजें पता होनी चाहिए, उसी तरह सेकंड का, थर्ड का और फोर्थ का। ठीक है, तो पहले हम आपको देख लेते हैं प्लेस, इसको आप बार बार पढ़िएगा। मैंने किस तरह से याद किया था, मैंने एक सीक्वेंस वाइज में याद किया था कि पहले मैंने प्लेस याद कर लिए थे, फिर मैंने एयर याद किए थे, फिर मैंने चेयरमैन, फिर पैटर्न, इसी तरह से, तो एक एक करके नहीं। ठीक है, जैसे मैंने प्लेस की बात करूं तो पहला जो बुद्धिस्ट काउंसिल था वो आपका राजगृह में हुआ था, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली में हुई थी, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल पाटलिपुत्रा में हुई थी, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल आपकी कश्मीर में हुई थी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, पहला राजगृह में हुई थी बुद्धिस्ट काउंसिल, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्रा में, चौथी कश्मीर में। इसके बाद साल पूछ सकते हैं, ईयर कब हुई थी बुद्धिस्ट काउंसिल, पहली बुद्धिस्ट काउंसिल 483 बीसी में हुई थी, दूसरी 383 बीसी में हुई थी, चौथी 250 बीसी में हुई थी, और सॉरी पहली आपकी 483 बीसी में, सेकंड 383 बीसी में, थर्ड 250 बीसी में, और चौथी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल फर्स्ट एडी में हुई थी, जब फर्स्ट सेंचुरी स्टार्ट हो गई थी आपकी। ठीक है, चेयरमैन, पहली जो आपकी बुद्धिस्ट काउंसिल थी जो प्लेस राजगृह में हुई थी 483 बीसी में, उसमें चेयरमैन थे वहां थे महाकश्यप, चेयरमैन वाज महाकश्यप। एक मिनट, पहली जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी आपकी राजगृह में हुई थी 483 बीसी में, उसमें जो चेयरमैन थे आपके वो थे आपके महाकश्यप, और पैटर्न क्या था, अजात शत्रु, पैटर्न वाज अजात शत्रु। पर्पस क्या था इसका, पहली बुद्धिस्ट काउंसिल का, टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ द मास्टर्स रीडिंग, to maintain the purity of the master's reading. This was the purpose of the first Buddhist council, और इसका रिजल्ट क्या निकला था, सेटलमेंट ऑफ सूता पिटिका एंड विनय पिटिका बाय आनंदा एंड उपाली। तो सेटलमेंट ऑफ सूता पिटिका एंड विनय पिटिका बाय आनंदा एंड उपाली। जी आनंदा कौन थे, ही कन्विंस्ड बुद्धा टू अलाउ वुमेन इन भिक्षुनी, जो भिक्षुनी होते थे उनमें वुमेन्स को अलाउ करने के लिए आनंदा ने बुद्धा जी को कन्विंस किया था। तो ये वो थे, 2 सेटलमेंट हुई थी सूता पिटिका और विनय पिटिका की बाय आनंदा एंड उपाली। तो ये इसका रिजल्ट था। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल का हमने डिटेल पढ़ लिया। इसके बाद सेकंड जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी आपकी वैशाली में हुई थी 383 बीसी में, चेयरमैन इसमें सबाकमी थे, और जो पैटर्न था वो था काल अशोक का, चेयरमैन वाज सबाकमी एंड पैटर्न वाज काल अशोक। इसका जो मेन पर्पस था, टू डिसाइड द कंट्रोवर्सी बिटवीन द वाजी एंड मॉन्क्स एंड टू बिगैन फॉलो सम अनऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस।
तो इसमें क्या मेनली किया गया था, टू डिसाइड द कंट्रोवर्सी बिटवीन द वाजी मॉन्क्स हु बिगैन टू फॉलो सम अनऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस। तो इसको कंट्रोवर्सी को सेटल डाउन करने का इनका मेन पर्पस था। इसमें रिजल्ट क्या निकला, फेलियर टू अराइव एट एन अग्रीमेंट ओवर मोनोस्टिक डिसिप्लिन। कोई अग्रीमेंट पे निष्पक्ष पे नहीं लेकर आ पाए, विच लीड टू डिवीजन ऑफ बुद्धिज्म। और यहाँ पर सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में बुद्धिज्म का डिवीजन हो गया इनटू द स्थावीरावदिन्स विच इज ऑर्थोडॉक्स एंड महासंघिका विच इज अनऑर्थोडॉक्स। तो ये दो पार्ट्स में बुद्धिज्म का डिवीजन हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं प्रीलिम्स में, इन विच बुद्धिस्ट काउंसिल बुद्धिज्म गॉट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज द स्थावीरावदिन्स और द महासंघिका, दैट इज द सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये पर्पस था और दो ये पार्ट थे जिसमें वो डिवाइड अप हुआ था। ठीक है, तो सेकंड काउंसिल वैशाली में 383 BC में सवाकामी चेयरमैन पैटर्न काल अशोक। ठीक है ना, और यहाँ पे आपका जो बुद्धिज्म था वो डिवीजन में आ गया था, डिवाइड हो गया था दो पार्ट्स में। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स स्थावीरावदिन्स एंड महासंघिका विच इज अनऑर्थोडॉक्स। इसके बाद थर्ड काउंसिल जो होती है बुद्धिस्ट की, वो आपकी पाटलिपुत्रा में होती है, 250 BC में होती है, और मोगाली पुतिसा was the chairman and अशोका द ग्रेट मॉडर्न एम्पायर के वो पैटर्न होते हैं ये थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के। ओके, पर्पस क्या था थर्ड काउंसिल का, टू सेटल द डिस्प्यूट अराइविंग आउट ऑफ द राइवल क्लेम्स टू अथॉरिटी, डिस्प्यूट सेटलमेंट का था। और रिजल्ट क्या हुआ, क्या क्या चीजें हुई इसमें, तो फर्स्ट था एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्थावीरावदिन्स। एक मिनट, establishment of the Sthaviravadins as the true followers of Buddhism. Establishment of Sthaviravadins as the followers of Buddhism. Then final compilation of Tripitaka. तीनों पिटिका की जो फाइनल कंपाइलेशन में हुई। इस तरह से क्वेश्चन भी आते हैं प्रीलिम्स में आपके कि किस बुद्धिस्ट काउंसिल में फाइनल कंपाइलेशन हुई ऑफ त्रिपिटिका, दैट वाज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जिसमें तीनों जो पिटिका थे उनकी कंपाइलेशन होती है, सूत्र पिटिका, विनय पिटिका एंड अभिधामा पिटिका। इन तीनों का कंपाइलेशन हुआ था थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में। थर्ड पॉइंट क्या था, सेंडिंग ऑफ मिशनरीज टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और बुद्धिज्म को फैलाने के लिए अपने जो डिसिपल्स थे, अपने स्टूडेंट्स थे, मिशनरीज थे, सबको अलग अलग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में भेजना शुरू कर दिया गया। तो ये थर्ड काउंसिल में शुरुआत हुई थी। तो ये इसका फाइनल रिजल्ट था, बुद्धिज्म फैलना शुरू हुआ था और कंपाइलेशन ऑफ त्रिपिटिका होती थी, सूता पिटिका, विनय पिटिका एंड अभिधामा पिटिका, एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्थावीरावदिन्स एज द ट्रू फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म। तो ये तीन रिजल्ट थे जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में हुए थे। तो ये भी आपको याद रखना है। चौथा जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था आपका, फोर्थ वाला, दैट वाज हेल्ड इन कश्मीर। कश्मीर में हुआ था आपका चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल, फर्स्ट एडी में हुआ था। जो टाइम पीरियड है, वासुमित्रा वाज द चेयरमैन, आप देख सकते हो वासुमित्रा वाज द चेयरमैन एंड पैटर्न वाज कनिष्क। कनिष्क भी बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रूलर है इतिहास के। तो कनिष्क थे पैटर्न ऑफ द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल टू सेटल। इसका पर्पस क्या था, पर्पस वाज टू सेटल द डिफरेंस अमंग ऑल द 18 सेक्ट्स। 18 सेक्ट्स हो गए थे बुद्धिस्ट के, उसमें जो डिफरेंसेस थे उन सारे डिफरेंसेस को सेटल करने का काम था फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल का, टू सेटल द डिफरेंस अमंग ऑल द 18 सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म एंड टू कंपोज द कमेंट्रीज ओवर हियर। ठीक है, इसके बाद इसका रिजल्ट क्या हुआ, डिवीजन ऑफ ऑल बुद्धिस्ट इनटू टू मेजर सेक्ट्स, महायानिस्ट एंड हिनायनिस्ट। ठीक है, कोडिफिकेशन ऑफ द सारावस्तिविदन्स। आप आई होप आपको ये क्लियरली दिख रहा होगा, कोडिफिकेशन ऑफ द सारावस्तिविदन्स डॉक्ट्रिन एज महाविभाषा। ठीक है, देन कंडक्टेंस ऑफ द डेलिब्रेशन ऑफ द काउंसिल इन संस्कृत इंस्टेड ऑफ द पाली। तो संस्कृत भाषा को अडॉप्ट किया गया, कंडक्टेंस ऑफ डेलिब्रेशन ऑफ द काउंसिल इन संस्कृत इंस्टेड ऑफ पाली। संस्कृत को प्रमोट किया गया पाली के अगेंस्ट। स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म टू अदर कंट्रीज, हिनायनिज्म टू श्रीलंका, Burma, Thailand and other parts of Southeast Asia and Mahayanism to Central Asia, China and Japan. तो ये कुछ मेजर इंपॉर्टेंट काम थे, फोकस किया गया था संस्कृत भाषा को इंस्टेड ऑफ पाली। ये एक अहम पॉइंट था, इसमें आपको ध्यान रखना है। Here the Abhidhamma text was translated from Portuguese है, ये कट रखा है यहाँ पे, मैं लिख देती हूँ दोबारा से। पर्शियन से संस्कृत भाषा में अभिधामा जो टेक्स्ट है वो ट्रांसलेट किया गया था। ठीक है ना, फ्रॉम पर्शियन टू संस्कृत, पर्शियन टू संस्कृत, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, here the Abhidhamma text was translated from Persian, sorry it was not Persian, I think it is Prakrit,
सॉरी फॉर द मिस्टेक ओवर हियर, इट इज प्राकृत। प्राकृत भाषा से संस्कृत भाषा में ट्रांसलेट किया गया था अभिधामा टेक्स्ट। ठीक है, पाली और प्राकृत भाषा यही थी, पर्शियन भाषा नहीं थी। आई एम सॉरी फॉर दैट। पाली एंड प्राकृत भाषा जो थी उससे संस्कृत भाषा में, यहाँ पे ऊपर देखा भी हमने कि यूज ऑफ दी पाली लैंग्वेज को कम किया गया, उसकी जगह संस्कृत लैंग्वेज को ज्यादा यूज किया गया। तभी बुद्धिज्म और फैला, क्योंकि कॉमन लोगों की जो भाषा है उसका इस्तेमाल ज्यादा होने लगा। ओके, इसके बाद हम देखते हैं 4 इंपॉर्टेंट किंगडम्स इन 6th सेंचुरी बीसी। कुछ इंपॉर्टेंट और डिटेल्स देख लेते हैं। हमने यहाँ पे 8 फोल्ड पाथ, 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म, ये सब कवर कर लिया। अब 4 इंपॉर्टेंट किंगडम्स इन द 6th सेंचुरी बीसी कौन कौन से निकल के आते हैं वो देख लेते हैं। अवंती, वत्सा, कुसाला, मगधा, ये 4 इंपॉर्टेंट किंगडम्स है जो निकल के आते हैं 6th सेंचुरी बीसी में। ओके, सेंट्रल एशियन थ्योरी बाय प्रोफेसर मैक्स मिलर। मैक्स मिलर जो है वो लेकर आते हैं सेंट्रल एशियन थ्योरी। उसमें ये बताते हैं किस तरह से इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब आर्यंस आए, यहाँ बसे, ये सारी चीजें बात होती है इसमें। अभी मैंने ऊपर बताए थे आपको नदियों के नाम, यहाँ पे न्यू नेम है, यहाँ ओल्ड नेम है, दोबारा से लिखा हुआ है, एक बार और आप देख लीजिएगा। सतलुज नदी को सतुद्री कहते थे, ब्यास को विपास कहते थे, रावी को परुषिनी कहते थे। आई विल राइट इट डाउन, अगर आपको करेक्ट नहीं दिख रहा है, इसे परुषिनी कहते थे। चेनाब नदी को असिकिनी कहते थे, ASIKINI, असिकिनी। झेलम नदी को वितास्ता, देखो मैंने ऊपर कहा था ना मुझे गड़बड़ लग रहा है, वो वितास्ता है, उसे सही कर लीजिएगा। झेलम नदी को वितास्ता नदी कहते थे। एंड इंडस नदी को बोलते थे सिंधु। इंडस नदी को सिंधु नदी कहते थे, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, इंडस नदी को सिंधु नदी कहते थे। ये झेलम है आपकी। ठीक है, ब्यास को विपास, दोनों के लास्ट में AS है, इस तरीके से याद रख सकते हो आप। ब्यास को विपास कहते थे। ठीक है, सतलुज को सतुद्री कहते थे, सतुद्री, SATUDRI। ठीक है, तो ये है आपका रावी, ये है आपका चेनाब, ये है आपका सतलुज, ये है आपका ब्यास। ठीक है, ये न्यू नेम होगा रिवर्स के, और ये आपके ओल्ड नेम है। इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं एग्जाम में, अच्छे से लर्न कीजिएगा। ठीक है, ओके। आपकी जो इंडस रिवर है, आपको पता है वो इंडिया पाकिस्तान के बीच में डिवाइडेड है इनटू 2 पार्ट्स, जिसमें से 3 नदियां जो है इंडिया के पास है और 3 नदियां जो है वो पाकिस्तान के पास है। तो कौन कौन सी नदियां इंडिया के पास है? ICJ एंड BRS। ICJ पाकिस्तान के पास है, BRS इंडिया के पास है। इस तरह से आपको याद रखना है। ICJ यानी कि इंडस, चिनाब एंड झेलम, ये 3 नदियां जो है वो पाकिस्तान के पास है और 80% ऑफ पानी यही नदियों का है। BRS 20% पानी इंडिया के पास है। ब्यास नदी, रावी नदी और सतलुज नदी, ये 3 नदियां इंडिया के पास, यानी 20% ऑफ पानी इंडिया के पास है। तो 80% ऑफ इंडस वाटर इज विद पाकिस्तान एंड ओनली 20% ऑफ दैट इज विद इंडिया। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो देखने को मिलते हैं ऋग्वेदा में, जो जिसका वर्णन हुआ है सबसे ज्यादा बार, वो है ओम। ओम 1028 टाइम्स पाया गया है, लिखा हुआ। यमुना 3 टाइम्स पाई गई है। उस समय पे यमुना को ज्यादा इंपॉर्टेंस था गंगा से भी, तो यमुना 3 टाइम है और गंगा 1 ही टाइम है। गौ, गौ यानी गाय का वर्णन सबसे ज्यादा मिला है, जैसे कि हमने कहा काउ इज द मेजर इंपॉर्टेंट एनिमल ड्यूरिंग द ऋग्वेदा टाइम। ठीक है, तो उसका वर्णन सबसे ज्यादा मिला है गौ का, 176 टाइम्स। वैदिक लिटरेचर देख लेते हैं। 4 मेन वैदिक लिटरेचर्स हैं, हमने पढ़े हैं। इसमें संहितास, वेद जिसे कहते हैं, ब्राह्मणास, आर्यंकास जिनको फॉरेस्ट बुक्स कहते हैं, एंड उपनिषद्स, उपनिषद्स। पहला हम पढ़ते हैं संहितास। दे आर कलेक्शन ऑफ हाइम्स sang in praise of various gods. They are collection of hymns. संहितास आर द कलेक्शन ऑफ हाइम्स। इसमें 4 मेन संहितास आते हैं आपके, 4 मेन वेदास आते हैं। ठीक है, 4 वेदास आते हैं। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, जिसमें हाइम्स और मंडल्स दिए गए हैं, जिसमें हमने बताया कि 10 मंडल्स हैं टोटल, जिसमें से सेकंड से लेके जो 7th तक जो मंडल है, सॉरी 7th तक जो मंडल है वो आपका ओल्डेस्ट मंडल है, अभी हमने पढ़ा। और फर्स्ट मंडल, उसके बाद 8th, 9th और 10th, ये आपका इंटरप्रेट किया गया है, तो ये न्यू मंडल्स कहलाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो ऋग्वेदा में हाइम्स एंड मंडल्स हैं आपकी। सामवेद, यहाँ पे म्यूजिक एंड चैंट्स आपको देखने को मिलते हैं। यजुर्वेद में सैक्रिफिशियल प्रेयर्स देखने को मिलती है। अथर्ववेद में मैजिकल फॉर्मुलाज आपको देखने को मिलते हैं। तो ये छोटा सा एक फॉर्म में मैंने लिखा है, दोबारा से आप रिविजन कर लीजिए इस तरीके से। ऋग्वेदा में आपको हाइम्स एंड मंडल्स दिखते हैं, सामवेद में म्यूजिक, यजुर्वेद में सैक्रिफिशियल प्रेयर्स, अथर्ववेद में मैजिकल फॉर्मुला। कुछ इंपॉर्टेंट नोट भी देख लेते हैं।
Chaturvedi Mangalam refers to a place peopled by scholars who were conversant with their four Vedas. So Chaturvedi Mangalam refers to a place peopled by scholars who were conversant with the four Vedas. और इंद्रदेव के बारे में सबसे ज्यादा बार यूज किया गया है ऋग्वेद में, ये ध्यान रखिएगा। नोट एक और चीज देख लीजिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। मनीग्राम वाज अ लार्ज इन्फ्लुएंशियल गिल्ड ऑफ साउथ इंडियन मर्चेंट्स। अष्ट दिग्गजस व तेलुगु स्कॉलर्स। अष्ट दिग्गजस कौन थे? तेलुगु स्कॉलर्स थे। अच्छा, कभी कभी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी लगाओ, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो थोड़ा सा एक वो देख लेते हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है इसमें इंपॉर्टेंट। सबसे पहले 16 महाजनपदास आते हैं आपके, जो कि 16 टेरिटरीज होते हैं, कॉल्ड शोदशा शोदशा महाजनपदास। तो 16 महाजनपदास आते हैं सबसे पहले आपके। फिर हरियंका एंड सुंगा डायनेस्टी आती है। फिर नंदा डायनेस्टी आती है आपकी। फिर आपकी अलेक्जेंडर इन्वेजन होता है, जो पर्शियन इन्वेजन कहते हैं हम, अलेक्जेंडर इन्वेजन। उसके बाद आपका मौर्यन एम्पायर आता है। उसके बाद आपका सुंगा डायनेस्टी आती है, जिसका कैपिटल होता है विदिशा। सुंगा डायनेस्टी के बाद कण्वा डायनेस्टी आती है, जिसका कैपिटल होता है पाटलिपुत्रा। उसके बाद चेदीज आते हैं। उसके बाद आते हैं सत्यवाहन। सत्यवाहन का कैपिटल होता है प्रतिष्ठान, और इनके फाउंडर जो होते हैं वो होते हैं सिमुका। इसके बाद आके इंडो ग्रीक आपका आते हैं, यहाँ पे इंडो ग्रीक की एंट्री हो जाती है, उनका इन्वेजन होता है। डिमेट्रियस वाज द फाउंडर और लीडर। उसके मेनांडर्स होते हैं। फिर शिस्थियान्स आते हैं। फिर शाकाज आते हैं। फिर पार्थियान्स आते हैं, जिनके जो मेन लीडर या फाउंडर को गॉडना फिरोन्स कहते हैं। और पार्थियान्स या पल्लवास, इनका कैपिटल होता है तक्षशिला। इन पार्थियान्स के बाद आते हैं कुशान्स। कुशान्स आते हैं एंड दे वर द फर्स्ट वन टू इशू गोल्ड कॉइन्स। एंड कुशान्स जो होते हैं, आपको पता है जो आपके कुशान्स होते हैं, ये पहले होते हैं जो गोल्ड कॉइन को इश्यू करते हैं। दे वर द फर्स्ट वन टू इशू दी गोल्ड कॉइन्स। तो दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इस तरह से अलग अलग रूलर्स आए थे। कभी कभी कैपिटल पूछ लेते हैं आपसे, कभी कभी फर्स्ट एम्पायर, इस एम्पायर का फर्स्ट फाउंडर कौन था वो पूछ लेते हैं आपसे। इसके बाद कौन आया था, ये नंदा डायनेस्टी का मेन लीडर कौन था, हरियंका से सुंगा डायनेस्टी में कौन था, 16 महाजनपदास के बाद कौन आए थे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आ जाते हैं प्रीलिम्स में, आपको इसको प्रिपेयर्ड रखना है इस वे में, ठीक है। हु इशूड द फर्स्ट कॉइन? तो दैट वाज कुशान्स, गोल्ड कॉइन्स। अगर इस टाइप से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ये भी देख लेते हैं एक बार कभी कभी से। मीमांसा स्कूल, वेदांता स्कूल, पतंजलि स्कूल एंड हिंदुइज्म स्कूल, भक्ति स्कूल भी कहते हैं जिसको हम, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू मीमांसा स्कूल, लिबरेशन अटेन्ड बाय कर्मा। मीमांसा स्कूल के अकॉर्डिंग जो लिबरेशन है, इट इज अटेन्ड बाय कर्मा। अकॉर्डिंग टू वेदांता स्कूल, लिबरेशन इज अटेन्ड बाय ज्ञान। ज्ञान के द्वारा आप लिबरेशन अटेन कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू पतंजलि स्कूल, लिबरेशन इज अटेन्ड बाय योगा। एंड अकॉर्डिंग टू भक्ति स्कूल या हिंदुइज्म स्कूल, लिबरेशन इज अटेन्ड बाय भक्ति। तो ये चीज ध्यान रखनी है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है प्रीलिम्स में। अकॉर्डिंग टू वेदांता स्कूल, लिबरेशन इज अटेन्ड बाय, 4 ऑप्शन दे देंगे, कर्म, ज्ञान, योग, भक्ति। तो आपको बताना चाहिए इट इज ज्ञान, द करेक्ट आंसर इज ज्ञान, ठीक है। तो दिस वे प्रीलिम्स से क्वेश्चंस आते रहते हैं, इसी जगह से बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज है एंशिएंट हिस्ट्री में, जो आपको बहुत अच्छे से कवर करने हैं। यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए एट एनी कॉस्ट, ठीक है। अब हम कुछ पीवाईक्यू एनालिसिस कर लेते हैं। ओके, एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ हम पीवाईक्यू देख लेते हैं डिटेल में। ओके, फर्स्ट इज द रेड कलर्ड ह्यूमन फिगर्स engraved on the Lakudiyar near Almora belongs to। तो ये देखो, ये उत्तराखंड स्पेसिफिक प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी हम कवर अप करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, ऐसे क्वेश्चन पे आपके नहीं छूटेंगे। उत्तराखंड स्पेसिफिक प्रीलिम्स का मैं अलग से लेके आऊंगी, पहले हम इससे कवर अप करते हैं, फिर उत्तराखंड के प्रीलिम्स के क्वेश्चन को भी हम अच्छे से कवर अप करेंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्टोन एज। तो रेड कलर का ह्यूमन फिगर है जो लाखुडियार, ये केव है, अल्मोड़ा में पाई जाती है, ये केव अल्मोड़ा में है ये स्थित। और यहाँ पे ये स्टोन एज के जो फिगर्स इसमें बने हुए, वो स्टोन एज के समय में बने हुए थे। तो उस समय के ये फिगर्स हैं। The red colored human figures engraved on the Lakudiyar near Almora belongs to the Stone Age. Which dynasties never ruled over northern India? That is the option number A, Chalukyas. Chalukyas never ruled over the northern India. Which was the center of learning during Mauryan period? आपको बताना है मौर्यन पीरियड में सेंटर ऑफ लर्निंग क्या था, तक्षशिला था, उज्जैन था, नालंदा था या वल्लभी था। द करेक्ट आंसर इज तक्षशिला, ओके। फेमस स्कॉलर अश्वघोष वाज कंटेम्परेरी ऑफ व्हाट? अश्वघोष किसके कंटेम्परेरी थे? देखो ऐसे क्वेश्चन, अभी मैंने आपको क्रोनोलॉजिकल आपको दिखाया ना,
16 महाजनपदास, फिर हरियंका सुशंका, फिर आपकी मौर्य, इस तरीके से मैंने आपको क्वेश्चंस दिखाए, ऐसे ही आ जाते। कंटेम्पररी कौन था, इसके बाद इसका कौन फॉलोअर था, कौन उसका प्रेडेसेसर था, कौन सक्सेसर था रूलर, इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं। फेमस रूलर अश्वघोष वॉज कंटेम्पररी ऑफ कनिष्का। तो अश्वघोष वॉज द कंटेम्पररी ऑफ कनिष्का। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल को भी याद रखिएगा, डोंट फॉरगेट दैट। द एविडेंस ऑफ बरिंग डॉग्स विद ह्यूमन बीइंग्स वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेयर। देखो हमने ये किया था, पहली लेक्चर में डिस्कस किया था मैं कि बॉडी के साथ डॉग्स को भी वरी किया जाता था कुछ जगहों पे। तो बुरजाम एक जगह है, वो जम्मू कश्मीर में है ये जगह आपकी। और आपको मुझे कमेंट में बताना है, हमने कल ही डिस्कस किया था ये बुरजाम जम्मू कश्मीर में, मैंने आपको पहले ही बता दिया एक आंसर। दूसरा आंसर आप बताओगे कि कौन सी साइट है, न्यूलिथिक है, पेलियोलिथिक है, म्यूजोलिथिक है या कैलकोलिथिक साइट है, कौन सी साइट है ये आप मुझे बताएंगे कमेंट में, ठीक है। तो एविडेंस ऑफ बरिंग डॉग्स विद ह्यूमन बीइंग्स वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बुरजाम व्हिच इज इन जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट, हु वॉज द राइटर ऑफ मैथमेटिकल बुक लीलावती। लीलावती जो कि एक मैथमेटिकल बुक है, देखो 2 क्वेश्चन निकल के आ गए। एक तो पता चल गया आपको लीलावती क्या है, इट इज अ मैथमेटिकल बुक। दूसरी इसकी राइटर कौन है, तो रामानुजा है या कौटिल्य है या अमर्त्य सेन है या भास्कराचार्य है। देखो ये लोग मैथ्स के ही है मेन लीडर्स, लेकिन भास्कराचार्य इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस लीलावती मैथमेटिकल बुक। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास इज ओल्डेस्ट। इनमें से कौन सा ओल्डेस्ट है, अभी हमने पढ़ा अच्छे से। 4 मेन वेदास है जिसमें ऋग वेदा इज द ओल्डेस्ट वेदा। वेयर इज लोथाल, लोथाल कहाँ पर है, ये इंडिया में है, आपके इंडिया के गुजरात रीजन में है लोथाल। विच एंशियंट इंडियन बुक वॉज ट्रांसलेटेड इंटू 15 इंडियन एंड 4 फॉरेन लैंग्वेजेस। कौन सी ऐसी एंशियंट इंडियन बुक है जो 15 इंडियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुई है और 4 फॉरेन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुई है। दैट इज आंसर नंबर बी, पंचतंत्र। पंचतंत्रा जो है ये 15 इंडियन भाषाओं में और 4 विदेशी भाषाओं में ट्रांसलेट हुई है। कुछ मिडीवियल हिस्ट्री तो हमने देख ही लिया था, फिर भी आप अपने आप से देख लीजिए। ओके, एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया के कुछ क्वेश्चंस। सया, ये क्वेश्चंस जो है सिर्फ उत्तराखंड अपर पीसीएस प्रीलिम्स के पीवाईक्यू नहीं है, जितने भी उत्तराखंड में एग्जाम्स हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चाहे वो लोअर पीसीएस का हो, एसीएफ एफआरओ का हो, एसीएफ का हो, आरओ एआरओ का हो, या आपका जो कनिष्ठ सहायक का हो, और भी जो अन्य एग्जाम्स होते हैं यहाँ पे आपके उत्तराखंड में, वो सारे पीवाईक्यू एनालिसिस कर रही हूँ मैं यहाँ पे, इसके अलावा कुछ और नहीं है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं वो उसी में से रिपीट करेंगे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं, तो इसलिए मैं नहीं चाहती कोई भी क्वेश्चन आपका लेफ्ट आउट हो। इसलिए हर एक कॉन्सेप्ट के साथ मैं हर एक पीवाईक्यू एनालिसिस उसी एरिया का लेकर आ रही हूँ। मैंने मॉडर्न के साथ मॉडर्न का किया, मिडिवल के साथ मिडिवल का किया, सिमिलरली एंशियंट के साथ में एंशियंट का कर रही हूँ। तो कोई भी पीवाईक्यू मिस मत कीजिए आप, ठीक है, चाहे वो शॉर्ट्स हो चाहे वो इस वे में हो, अच्छे से कवर अप कीजिए। ओके, एंशियंट हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है, आप ये भी देख लेते हैं। सैयदवाद इज द डॉक्ट्रिन ऑफ व्हाट, जैनिज्म। जैनिज्म का सैयदवाद इज डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म। सत्यमेव जयते इज टेकन फ्रॉम विच उपनिषद, तो मुंडका उपनिषद, ये अभी अभी हमने पढ़ा, सत्यमेव जयते इज बीइंग टेकन फ्रॉम मुंडका उपनिषद। Which Indian Buddhist monk was sent to China in first century AD? फर्स्ट सेंचुरी एडी में किस इंडियन बुद्धिस्ट मॉन्क को भेजा गया था चाइना, दैट इज नागार्जुना। नागार्जुना was the first Indian Buddhist monk which was sent to China. Who among the following is known as the constellation of Asia? किनको इसमें constellation of Asia कहा जाता है, that is Lord Buddha. लॉर्ड बुद्धा को अभी हमने जैनिज्म बुद्धिज्म पढ़ा, उसमें ये पॉइंट नहीं मैंने कराया, लेकिन देखो इस तरीके से पीवाईक्यू में आप इसे कवर कर सकते हो, वहां पे अपने नोट्स में इसको नोट डाउन कर सकते हो अलग से कि कॉन्स्टलेशन ऑफ एशिया किसे कहा जाता था, तो लॉर्ड बुद्धा जी को कहा जाता था। और क्वेश्चन देख लेते हैं। Whom of the following did Gautam Buddha nominated for the leadership of Buddhist Sangha after his death? तो आनंदा इनके मेजर डिसिपल थे, देखा था ना आपने फर्स्ट वाले काउंसिल में जिन्होंने कन्विंस किया था बुद्धा को वुमेन्स को भिक्षुणी में शामिल किया जाए, ही वाज दैट। तो इन्होंने ही, इनको ही गौतम बुद्धा ने नॉमिनेट किया था फॉर द लीडरशिप ऑफ बुद्धिस्ट संघा आफ्टर हिज डेथ, आनंदा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, द ग्रेट कमेंटेटर ऑफ वेदा सयाना was active during the reign of Vijayanagar Empire. The great commentator of Veda, Sayana, was active during the reign of Vijayanagar Empire. और क्वेश्चन देख लेते हैं। Choose the right order of the 4 objectives of life of a man. पता ही है हमें इसमें, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 मेन चीजों को हम देखते हैं इसमें। तो ये दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। पहले धर्म आता है, फिर अर्थ आता है, फिर काम आता है, फिर मोक्ष आता है, ठीक है। द मेन पोर्ट ऑफ मौर्य एम्पायर इन वेस्टर्न इंडिया वॉज भरूकच्चा। Bharukacha was the main port of the Mauryan Empire in Western India. Fourth Buddhist Council was organized during the reign of Kanishka. Fourth Buddhist Council कनिष्का की रेन पे हुई थी। ये दिखा ना अभी हमने बुद्धिस्ट काउंसिल पढ़े अलग अलग ईयर पे, ठीक है। Fourth Buddhist Council was organized during the reign of Kanishka, ठीक है। Who had issued engraved coins for the first time in India? So that was the Indo-Greek. Indo-Greek ने पहली बार
यूज किए थे engraved coins. Okay, which of the following pair is correctly matched? तो मिताक्षरा, विज्ञानेश्वर, this is the correctly matched pair. ठीक है. In which Puran do we find the longest list of the Andhra Satvahana kings? That is the Matsya Puran. Matsya Puran में हमको longest list मिलती है about the Andhra Satvahana kings. The empire of which of the following dynasties extended beyond India? That was the Kushan dynasty. Kushan dynasty का empire beyond India भी फैला था. To which Buddhist school did Nagarjuna belong? Nagarjuna belonged to Madhyamika. Option number C, Madhyamika. Nagarjuna belonged to Madhyamika school. The teacher who taught Ved Vedanga for livelihood was called Acharya. जिस टीचर ने वेद वेदंगा फॉर लाइवलीहुड taught किया था, that was Acharya. The Great Bath was found at archaeological site of Mohenjo-daro. ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं. Option number C is the correct answer. The Great Bath was found at archaeological site of Mohenjo-daro. कमेंट में बताइएगा ब्रॉन्ज स्टैच्यू ऑफ डांसिंग गर्ल कहाँ मिला था, किस साइट पे. ओके, हु वाज द प्रोपाउंडर ऑफ मीमांसा फिलोसफी? मीमांसा फिलोसफी के प्रोपाउंडर कौन थे? ऑप्शन नंबर डी, जैमिनी. जैमिनी जो थे वो प्रोपाउंडर थे मीमांसा फिलोसफी के. ठीक है. विच वेदा इज द ओल्डेस्ट वन? ऋग्वेदा इज द ओल्डेस्ट वन. अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी विच स्नेक बिकेम रोप फॉर चर्निंग ओशियन ड्यूरिंग समुद्र मंथन? दैट वासुकी. वासुकी समुद्र मंथन में आपको पता ही है, तो एक रोप की तरह सांप वासुकी को इस्तेमाल किया गया था दानवों और जो देव थे उनके द्वारा. श्रीमद् भगवत गीता वाज फंडामेंटली रिटन इन विच लैंग्वेज? संस्कृत लैंग्वेज. श्रीमद् भगवत गीता ओरिजिनली संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई थी. हु डिस्कवर्ड योगा? पतंजलि. पतंजलि हमने देखा ना अभी, स्कूल ऑफ योगा पतंजलि. नेक्स्ट, आर्यभट्ट वाज द इंडियन मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर. दोनों. हु इज द ऑथर ऑफ द गीत गोविंदा? जयदेव. जयदेव, ऑप्शन नंबर सी इज द ऑथर ऑफ द गीत गोविंदा. विच ऑफ द फॉलोइंग रिचुअल्स वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ राजपूत रूलर्स? दैट इज जौहार प्रथा. जौहार प्रथा जो है ना, उसमें दिखाया हुई जो पद्मावती मूवी थी दीपिका की, उसमें दिखाया जौहार प्रथा, उसमें अग्नि में कूद जाती थी जो स्त्रियां, वो प्रथा राजपूत रूलर्स के टाइम पे ज्यादा ही प्रोपाउंडेड हुई थी. हु वाज द राइटर ऑफ द रामचरितमानस? तुलसीदास. तुलसीदास इज द राइटर ऑफ द रामचरितमानस. तो ये हमने डिस्कस कर लिए अपने इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू डिटेल में, और हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आज कवर किए हैं. आई होप दिस वीडियो, दिस कंटेंट इज हेल्पफुल फॉर यू. इफ इट इज, देन शेयर इट विद अदर एस्पिरेंट्स एज वेल. एंड मेहनत करते रहिए, रिवीजन करते रहिए. कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी हो, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए. आई विल ट्राई टू सॉल्व इट आउट. ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. थैंक यू.